जी अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करेंगे मुस्लिम पॉलिटिकल स्ट्रगल की, जो कि आगे जाके पाकिस्तान मूवमेंट में कन्वर्ट हो गई और पाकिस्तान को जो है हसूल हुआ। सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 1861 आता है सब कॉन्टिनेंट में। द फर्स्ट एवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर था वाज फार्मूलेटेड इन 1861। इंडियन पीपल वर इंक्लूडेड इन द काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो इंक्लूजन था, ये सर सैयद अहमद ख़ान को इसका क्रेडिट जाता है कि जब उन्होंने वो रिसाला लिखा था असबाब बगावत हिंद, जिसमें ब्रिटिशर्स को बताया था कि ये जो मुस्लिम या हिंदू हैं इसकी वजूहत नहीं थी इस इंडियन रिवॉल्ट की, इसकी कुछ और वजूहत थी, जिसकी वजह से जो है वो इंक्लूड किया गया सब कॉन्टिनेंट के पीपल को इस काउंसिल का पार्ट बनाया गया। सर सैयद अहमद ख़ान को भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो है मेंबर जो है वो नॉमिनेट किया गया। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1892 का। उससे पहले कुछ और इवेंट्स हो चुके थे, यानी ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है वो एक पॉलिटिकल फार्मूलेशन थी, पॉलिटिकल बॉडी जो है फार्मूलेट हो गई थी हिंदुओं की, जिसका नाम था ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, जो कि A.O. ह्यूम्स ने जो है वो इनिशिएटिव लिया, इसकी बुनियाद रखी। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है वो डिमांड करती थी मोर रिप्रेजेंटेशन फॉर द इंडियन पीपल इन द गवर्नमेंट। लिहाजा 1892 में जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की बढ़ा दी गई। राइट दे दिया गया इनको कि आप सवालात जो है वो पूछ सकते हैं पार्लियामान से। लोकल बॉडीज़ को एक राइट दे दिया गया कि आप जो है वो इलेक्ट करके मेंबर जो है वो भेज सकते हैं। उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है 1905 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड के ऊपर उसका एक बिग साइज था, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था। लिहाजा लॉर्ड कर्जन ने सजेस्ट किया कि इसको डिवाइड कर दिया जाए। 1905 में डिवीजन ऑफ या पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, जिसके बाद जो है वो हिंदुओं की तरफ से एजिटेशन आना शुरू हो गई, क्योंकि मुसलमान जो है वो मेजोरिटी में चले गए थे, बट हिंदुओं ने इसको क्या कहते हैं अपोज किया और प्रोटेस्ट किया और एक मूवमेंट लॉन्च की, जिसको स्वदेशी मूवमेंट का जो है वो नाम दिया जाता है, जिसमें बायकॉट ऑफ ब्रिटिशर्स और बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स जो है वो किया गया। लिहाजा इस स्वदेशी मूवमेंट ने भी फ्यूल किया टू नेशन थ्योरी को, दो कौमी नज़रिए को, जिससे रिफ्लेक्ट होता है कि मुसलमान और हिंदू जो है वो इकट्ठे सब कॉन्टिनेंट में नहीं रह सकते। खैर 1911 में जाके किंग जॉर्ज जो दिल्ली दरबार में आए तो उसको वापस कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया पार्टीशन ऑफ बंगाल के डिसीजन को। और लेकिन इससे एक चीज़ वाज़ेह हो गई कि हिंदू जो है वो कितना एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे। शिमला डेपुटेशन या डेलीगेशन 1906 में जाता है। द मुस्लिम डेलीगेशन कंप्राइजिंग ऑफ 35 मुस्लिम लीडर नोन एज शिमला डेपुटेशन कॉल्ड ऑन द वायसराय ऑन 1 अक्टूबर 1906 एट शिमला। डेपुटेशन आस्क्ड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई कि जनाब सब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में आप जब नॉमिनेट करते हैं तो हमें सीट्स दी जाएं ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, कि मुसलमान को सिर्फ मुसलमान ही वोट दें। ये नहीं कि आप, क्योंकि हम ऑलरेडी मिनॉरिटी में थे तो लिहाजा हमारी सीट्स जो हैं वो कम हो जाती थी। विच द मुस्लिम शुड इलेक्ट देयर ऑन रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर म्यूनसिपैलिटीज़, रूरल काउंसिल्स एंड प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ताकि मुसलमान जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो इलेक्ट करके भेजें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड इंक्लूडेड इन द मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स ऑफ 1909, कि आपकी ये डिमांड जो है एक्सेप्ट हो गई और इसको इंक्लूड कर दिया गया मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 में। इसके बाद जब आपकी ये डिमांड एक्सेप्ट हो गई तो उसके बाद आपको ये महसूस हुआ कि आप ये एक पॉलिटिकल फोरम जो है वो क्रिएट करें, ताकि अपनी जो डिमांड्स हैं वो पुट की जा सके इन फ्यूचर। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग होती है। सर सैयद अहमद ख़ान चैलेंज द रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर ऑफ द कांग्रेस, सेइंग दैट इट डिड नॉट रिप्रेजेंट द मुस्लिम्स। उन्होंने जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को चैलेंज किया कि जनाब साहब ये रिप्रेजेंट नहीं करती मुसलमानों को। इन दिसंबर 1906 में द एनुअल सेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज टू बी हेल्ड एट ढाका, प्रिजाइडेड बाय नवाब विकारुल मुल्क ऑन 30 दिसंबर एट नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका पैलेस में हुई। इनकी मीटिंग कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 60 मेंबर्स। द रूल्स एंड रेगुलेशंस ड्राफ्टेड बाय मौलाना मोहम्मद अली जौहर were contained in the brochure called Green Book. The first regular session of the Muslim League was held at Karachi on 29th and 30th December 1907. Sayyid Amir Ali had established Mohammedan Association in London, which was made London branch of the Muslim League। और दूसरी तरफ सैयद अमीर अली ने जो है वो लंदन में जो है उसका ऑफिस का क्याम किया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, जिसको लंदन ब्रांच कहा जाता है। उसके बाद मिंटो मॉरल रिफॉर्म्स आते हैं 1909 के। हिंदू महासभा उस वक्त जो है वो एमर्ज हो चुकी थी, जो कि एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट का ग्रुप था और जो मुसलमानों के बहुत सख्त खिलाफ था। इन द इंडियन पॉलिटिक्स एंड हाईली प्री जुडिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म की बात करते थे, हिंदू राज की बात करते थे। गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ किंग एडवर्ड इन 1908 हुई और रिफॉर्म्स वर नॉट फ्री ऑफ डिफेक्ट्स। जो 1909 के मिंटो मॉरल रिफॉर्म्स आए, कहा यह जाता है कि इनमें डिफेक्ट्स था, बट इन्होंने ईज डाउन किया द
माउंटिंग टर्मोइल इन द कंट्री, जो एक इख्तलाफ पैदा हुआ था, कह लें कि आग लगी हुई थी बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम्स ओपिनियन, उसको जो है वो मिनिमाइज़ किया। इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम विच क्रिएटेड अ ग्रेट डील ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द इंडियन पीपल के आपके सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई, डिमांड एक्सेप्ट हो गई। इट आल्सो गिव स्ट्रेंथ to the two nation theory which became the basis of Muslim political struggle या मुस्लिम freedom struggle के जनाब साहब इसने भी बुनियाद रखी या स्ट्रेंथन किया टू नेशन थ्योरी को। लखनऊ पैक्ट आता है 1916 का। इन दिसंबर 1916 द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हेल्ड देयर जॉइंट सेशन एंड वाज हेल्ड ऑन 30th and 31st दिसंबर 1960 इन कैसर बाग बारादरी लाहौर लखनऊ। In Kaisar Bagh Baradari in Lucknow. The Lucknow Pact was the greatest achievement of Hindu and Muslim leaders who were successful in offering for the first and the only time a mutually acceptable solution of the Hindu-Muslim problems, क्योंकि इसको उस वक्त हेड कर रहे थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि उस वक्त ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के भी मेंबर थे और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे, लिहाजा उन्होंने दोनों को इकट्ठा किया, एक कंसेंसस पे ले आने की कोशिश की, लिहाजा इस वजह से इनको एक टाइटल भी मिला द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उसके बाद चेलम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आते हैं 1919 के, इसको हम डिस्कस करते हैं। द कायद-ए-आज़म रिजाइन फ्रॉम द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन शेयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट की अगर बात करें तो ये एक ब्लैक एक्ट इसको कहा गया है कायद-ए-आज़म ने, कि काला कानून था जिसके तहत जो है वो जनरल डायर ने जो है वो मुसलमान जो है वो मारे, लिहाजा ये ऐसे समझ लें कि ये वो मुस्लिम थे या हिंदूज थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। द मोस्ट ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ द जलियांवाला बाग हुआ जिसमें मैस किलिंग हुई, फॉलोड विच एक्सट्रीमली एग्रीवेटेड द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री, जिसकी वजह से जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो मज़ीद जो है वो गंभीर हो गई। द कंट्री वाज पासिंग थ्रू द मोस्ट क्रूशियल एंड अनस्टेबल पीरियड ऑफ इट्स हिस्ट्री। देखा जाए तो काफ़ी सारे इश्यूज कंबाइन हो गए थे, खिलाफत मूवमेंट, उधर से वर्ल्ड वॉर 1 इनिशिएट हुई थी 1914 के बाद जो है वो, उसके बाद हमारी खिलाफत को बचाने के लिए जो मूवमेंट थी खिलाफत मूवमेंट आ गई, रोल्ट एक्ट यहाँ से आ गया और एजिटेशन जो है वो इंक्रीज़ हो गई, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी की थी उसने मज़ीद जो है वो इसको फ्यूल किया। Mr. Montague prepared a scheme of constitutional reforms which was presented to the government known as Indian Act 1919। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूँ, ये जो एक्ट्स होते थे या रिफॉर्म्स होते थे ये हर 10 साल बाद आना होता था। देखिए पहले 1909 में आए, फिर 1919 में आए, ताकि क्या कहते हैं जो मुसलमान और हिंदू यहाँ पर रह रहे हैं सब कॉन्टिनेंट में, इनसे पूछा जाए कि आप किस टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जो है वो रहना चाहते हैं, तो लिहाजा ये रिफॉर्म्स जो है वो हर 10 साल बाद जो है रिवाइज किए जाते थे। अपर हाउस और लोअर हाउस बना दिया गया। अपर हाउस में जो है 60 मेंबर्स होंगे इलेक्टेड फॉर 5 years, वाइल द लोअर हाउस कंसिस्ट ऑफ 146 मेंबर्स इलेक्टेड फॉर 3 years। The political circles declared these reforms as inadequate and unsatisfactory। मुस्लिम लीग के भी प्लेटफॉर्म से और नेशनल कांग्रेस के भी प्लेटफॉर्म से इसको inadequate और अनसेटिस्फैक्ट्री करार दिया गया, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुई गांधी साहब की तरफ से। खिलाफत मूवमेंट की बात करते हैं 1924 तक खिलाफत मूवमेंट है, क्योंकि उसके बाद जो है अतातुर्क कमाल ने आके ओटोमन एम्पायर को जो है वो ख़त्म कर दिया। सल्तनत उस्मानिया थी हमारी लास्ट खिलाफत थी, इसको बचाने के लिए जो है वो हमने मूवमेंट लॉन्च की जिसका नाम खिलाफत मूवमेंट है। इन 1990 द खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड एंड देन द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो है वो इस्टेब्लिश्ड हुई। गांधी वाज इलेक्टेड लीडर ऑफ द कमेटी। हसरत मुहानी मूव्ड अ रेजोल्यूशन कॉल इन फॉर अ प्रोग्रेसिव बायकॉट ऑफ यूरोपियन गुड्स। दिस वाज पास्ड बट गांधी अपोज इट। शुरू में जो है गांधी ने इसको अपोज किया कि हम बायकॉट नहीं करते। लेटर इसने सपोर्ट किया और लॉन्च की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। इन 1920 अ 7-point रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन द कांग्रेस सेशन एट नागपुर विच द कायद-ए-आज़म अपोज्ड एंड कंसिक्वेंटली रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस। ये वही पॉइंट्स थे जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट को जो है वो डिनाई किया गया था। रिजल्टेंटली इन 1921 द ग्रेटर डिजास्टर वाज द हिजरत मूवमेंट। उस वक्त जो है वो पाकिस्तान उस वक्त जो है वो सब कॉन्टिनेंट को दारुल हरब करार दे दिया गया कि मुसलमानों के लिए रहने के लिए ठीक नहीं है, लिहाजा जो है वो हमें अफ़गानिस्तान जो है वो हिजरत कर जानी चाहिए। हिजरत मूवमेंट का आगाज़ हुआ व्हेन मौलाना जोहर अर्ज्ड मुस्लिम्स टू माइग्रेट टू अफ़गानिस्तान क्लोज इट बॉर्डर्स। लेकिन हुआ ये कि अफ़गानिस्तान ने भी हमें एक्सेप्ट नहीं किया और तकरीबन जो है वो हमारे 17,000 मुसलमान जो है वो मारे गए। उसके बाद मुख्तलिफ इवेंट्स हुए हैं जिसमें मोपलाज अपराइजिंग है मुसलमानों के अगेंस्ट 1921 में, चोरा चोरी इंसिडेंट है 1923 में, और एबोलिशन ऑफ कैलिफेट है 1924 में, जिसकी वजह से मज़ीद डिवाइड बढ़ा बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद अगेन
कंप्लीट होने वाले थे 10 साल चेलम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बाद, और एक नए रिफॉर्म्स आने थे। उसके लिए जो है वो एंड्रयू साइमन साहब आए, साइमन कमीशन आया, जिसने आकर जो है वो क्या कहते हैं सर्वे किया कि अब कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। तो सबसे पहले दिल्ली प्रपोजल आता है, डॉक्यूमेंट 1927 में आया। पंडित नेहरू ने इन व्यू ऑफ द न्यू डेवलपमेंट इन द कांग्रेस पॉलिटिक्स रिक्वेस्टेड टू कायद आजम इन 1927 दैट इफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इट surrender its demand of separate electorate, the Congress shall accept any other demand presented by the Muslim League in its place। कि अगर आप separate electorate की जो डिमांड है वो तर्क करते हैं, आपकी सारी डिमांड्स जो हैं वो जो भी आप कहेंगे उसके अलावा हम मान लेंगे। On March 20, 1927 in Delhi meeting presented a set of proposals in place of separate electorates which are known as Delhi proposal कहा जाता है। वो क्या थी कि सिंध should be separated from Bombay, reforms in NWFP and Balochistan, 1/3 सीट्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर और गिव रिप्रेजेंटेशन इन पंजाब एंड बंगाल। ये कुछ डिमांड्स थी जो पुट की गई, जिसको भी डिनाई कर दिया गया। और उसके बाद जो है वो नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वाज टू कंस्टिट्यूट प्रपोजल फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डेफिनेटली जो साइमन कमीशन आया हुआ था, सर्वे कर रहा था, उसके लिए ये प्रपोजल आया। द कांग्रेस कॉल्ड ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस डेट अपॉइंटेड अ 10 मेंबर कमेटी इन मे 1928 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू, द लीडर ऑफ स्वराज्य पार्टी के ये लीडर थे। पब्लिश्ड इन अगस्त 1928। रिकमेंडेशंस क्या थी जो थ्रेटन्ड की मुस्लिम इंटरेस्ट को, कि नो सेपरेट इलेक्टोरेट, no 1/3 seats for Muslims in the Central Assembly, no reservation of seats for Muslims in Punjab and Bengal. In Hindu majority provinces, the Muslims may given seats according to population. Sindh to be made a province if it can bear its expenses. Balochistan and WFP were accepted to be given constitutional status on certain conditions. लिहाजा आप ये देख लें कि उस सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड के अगेंस्ट हमने जितनी भी प्रपोजल दिए थे वो सब रिजेक्ट कर दिए गए नेहरू रिपोर्ट में। कायदे आजम ट्राइड टू गेट अमेंडमेंट इन द रिपोर्ट इन द all parties conference in Calcutta but did not succeed. This is the very moment when Jinnah remarked it is parting of the ways कि अब जो है वो ये जो आप तरीक़ाकार आपने अख्तियार किया है, या जो आपने ये जो कह लें कि कंसेंसस बनाया है इन नेहरू रिपोर्ट में, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अब हमें अलहदा हो जाना चाहिए। इसके नतीजे में, इसके जवाब में आप कह लें कि कायद-ए-आज़म ने अपने 14 नकात दिए जो कि इसके उलट थे, कि फेडरल सिस्टम होना चाहिए विद रेजिडरी पावर्स विद द प्रोविंसेस, प्रोविंशियल एटोनमी होनी चाहिए, यानी जो प्रोविंसेस हैं अपनी हदूद में रहकर जो है वो काम करें और वो ख़ुद मुख्तार हों। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स की बात की गई, इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटीज़ इन द प्रोविंसेस की बात की गई, और पहली दफ़ा जो है वो एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से जो है वो माइनॉरिटी सिर्फ मुस्लिम्स की नहीं बल्कि तमाम माइनॉरिटीज़ जो वहाँ पर रह रही हैं उनकी बात की गई। 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर कहा गया, 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन कैबिनेट्स की बात की गई। नो चेंजेस इन द बाउंड्रीज ऑफ द पंजाब एंड बंगाल डेट वुड एडवर्सली इफेक्ट मुस्लिम मेजोरिटी, और ऐसी कोई चेंजेस नहीं की जाएंगी जो कि अफेक्ट करेंगी मुस्लिम मेजोरिटी को। रिलीजियस फ्रीडम होगा टू ऑल, नो लॉ विल बी पास्ड इफ 3/4 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी डिक्लेयर डेट इट इज़ अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, यानी 2/3 कह लें कि या तीसरा चौथा जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, चौथाई हिस्सा जो है वो जब तक नहीं कहेगा। सिंध टू बी मेड आ सेपरेट प्रोविंस, कंस्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन NWFP एंड बलूचिस्तान, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स और कंस्टिट्यूशनल सेफ गार्ड की बात की गई इस्लामिक कल्चर के हवाले से, और कोई ऐसी कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगी जो कि फेडरेशन एग्री ना करे और आप कर दें। तो लिहाजा ये जवाब था नेहरू रिपोर्ट का जो कि कायद-ए-आज़म ने अपने 14 नकात में दिया। उसके बाद इलाहाबाद एड्रेस आता है 1930 का, 25th एनुअल सेशन था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, वाज हेल्ड एट इलाहाबाद यकूत गंज मोहल्ला, शेख अब्दुल रहीम मेंशन ऑन 31 दिसंबर 1930, further clarified the two nation theory and demand a separate homeland for Muslims. The Lahore resolution passed in 1940 was in fact passed based on the historic address of Allama Iqbal. Importance की बात की जाए तो इकबाल्स एड्रेस इज़ अ फोर्सफुल एंड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम केस इन इंडिया। वाई शुड दे बी ट्रीटेड एज अ पोलिटिकल एंटिटी रेदर देन अ माइनॉरिटी, के क्यों इनको एज अ पोलिटिकल एंटिटी ट्रीट किया जाए, उसकी वजूहात बयान की। टेरिटोरियल एडजस्टमेंट विल एनेबल द मुस्लिम्स टू डेवलप देमसेल्व्स इन अकॉर्डेंस विद देयर आइडियल एंड सर्व द कॉज ऑफ उम्मा, के ऐसी टेरिटोरियल एडजस्टमेंट हो जो कि वेस्ट की बात की गई कि इस बॉर्डर की तरफ हो अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ हो, ताकि आप एक मुस्लिम उम्मा के तौर पे जो है वो क्या कहते हैं उजागर हो सकें। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिटरी डेवलप्ड लेटर ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम होमलैंड, और जो लेटर ऑन जो हमारा कह लें कि टेरिटरी डेवलपमेंट हुई क्या कहते हैं या पाकिस्तान का नाम कॉइन किया गया, वो इसी बेस के ऊपर था। He further expressed these ideas in letter to Jinnah from May 1936 to November 1937. He talked
of a separate federation of Muslim provinces, the northwest India and Bengal can be considered as entitled to self-determination like other nations in India and outside. Sharia's development is impossible without a free Muslim state और states के आप शरीयत जो है वो नफाज नहीं कर सकते कंबाइनली, लिहाजा उसके लिए सेपरेट नेशन का होना बहुत ज़रूरी है. ही एडवाइज द मुस्लिम्स टू बी अबव सेल्फ इंटरेस्ट एंड डिवोट देमसेल्व्स टू इस्लाम, कि अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसको तर्क करें और इस्लाम की तरफ जो है वो अपना किरदार जो है वो अदा करें. इन डिफ़िकल्ट टाइम्स इस्लाम है सर्व द मुस्लिम्स, लिहाजा अब टाइम है कि इस्लाम को जो है वो सेव किया जाए. फेथ, कल्चर एंड हिस्टोरिकल कंडीशंस आर मोर इंपॉर्टेंट दैन पेट्रोटिज़म, कि जनाब सब हुब्बुल वतनी से जो ज़्यादा अहम है वो है आपका ईमान, आपका कल्चर और आपके हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस. लिहाजा जो अब वतन प्रस्ती आ गई है इसके भी वो खिलाफ थे कि वतन प्रस्ती जो है वो नहीं होनी चाहिए. लिहाजा एक हो मुस्लिम हरम के पास पाने के लिए नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर. या इकबाल साहब का जो विजन था वो एक बहुत बड़ा एटलार्ज था कि अब देख लें कि अब हम मुसलमान जो हैं वो 56-57 ममालिक होने के बावजूद भी जो है वो एक पेज पर नहीं है. आपने डिफरेंट वेस्टर्न जो चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया था, जिस पे इलामा इकबाल ने अगेन कहा कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माएं यहूद. लिहाजा जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं वो ऐसी नहीं हैं जिनको अप्रिशिएट किया जा सके कि यूँ तो तुम सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो. तो लिहाजा इकबालियात को पढ़ना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है. उसके बाद किसी कंसेंसस पे हम नहीं आए. साइमन कमीशन जो है उसने 1930 में अपनी रिपोर्ट तो सबमिट करवा दी, बट वो कह लें कि उसको उस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया कायद आज़म साहब ने भी और नेहरू ने भी. उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस का आगाज़ हुआ लंदन में, जो है वो दोनों पार्टीज़ को जो है पार्टीज़ के मेंबर्स को जो है इन्वाइट किया गया. फर्स्ट सेशन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 में हुआ. कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया. सेकंड सेशन में जो है वो इलामा इकबाल वाज अ डेलीगेट टू दिस सेशन वाज गांधी. अगेन कम्यूनल डिफरेंसेस कुड नॉट बी रिजॉल्व्ड. द प्रिंसेस विदड्रू देयर एग्रीमेंट टू ज्वाइन अ फेडरेशन. जो क्या कहते हैं डिफरेंट महाराजा थे उन्होंने अपने जो है वो एग्रीमेंट को विदड्रॉ किया कि हम फेडरेशन को ज्वाइन नहीं करते. एंडेड विदाउट रीचिंग एट एनी कंक्लूजन मेनली बिकॉज ऑफ द रिजिड एटीट्यूड ऑफ गांधी, और गांधी के रिजिड एटीट्यूड की वजह से जो है वो विदाउट एनी कंक्लूजन जो है वो ये ख़त्म हो गई. उसके बाद थर्ड सेशन हुआ. दिस सेशन वाज ऑलमोस्ट मीनिंगलेस एक्सेप्ट फॉर अ वाइट पेपर एम्बॉडिंग रिकमेंडेशंस ऑफ ऑल थ्री सेशंस. लॉर्ड विलिंगडन was appointed the new viceroy of India who had Gandhi arrest. The Congress began another civil disobedience movement. The Qaid-e-Azam was not invited to this session कि गांधी के rigid attitude की वजह से उसको अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो लॉन्च की गई. उसके बाद राम से मैकडोनल्ड साहब के कम्यूनल अवार्ड आते हैं. आफ्टर द फेलियर ऑफ द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मिस्टर मैकडोनल्ड अनाउंस्ड कम्यूनल अवार्ड. According to the award, the right of separate electorate was not only given to the Muslims of India but also to all the minority communities in the country. ये एक मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी. और जो आपने 14 पॉइंट्स में रिकमेंडेशंस दी थी उसमें भी ये सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर ऑल माइनॉरिटी की बात की थी, तो ये एक्सेप्ट हो गई. चौधरी रहमत अली साहब आते हैं. द वर्ल्ड पाकिस्तान वाज कॉइन्ड बाय चौधरी रहमत अली इन अ पम्फलेट कॉल्ड नाउ और नेवर इशूड इन लंदन इन 1933. चौधरी रहमत अली अर्ज्ड मुस्लिम delegates at the round table conference not to recognize the Indian Union, कि आपने इंडियन यूनियन को रिकॉग्नाइज नहीं करना. The British Parliament took this proposal very seriously and Hindu organization termed it dangerous, जबकि हिंदू जो हैं उन्होंने इसको ख़तरनाक करार दिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 का, इसको हम डिस्कस करते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगेन विद ब्रिटिश रूल. एज बिफोर दिस देयर वर ओनली मोनार्कीज दैट डिड नॉट डिफाइन द राइट एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स. वाइसराय वाज लॉर्ड लिनलिथगो, उस वक्त आपके वाइसराय हैं. पास्ड ऑन 24 जुलाई 1935 एंड केम इनटू ऑपरेशन ऑन 1 अप्रैल 1937. फॉर द फर्स्ट टाइम पावर्स ट्रांसफर टू प्रोविंसेस. देखें कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि फेडरेशन के पास होते हैं और कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं प्रोविंसेस को. तो इसमें पावर ट्रांसफ़र कर दी गई प्रोविंसेस को. डायरकी इंट्रोड्यूस हो गए. सेंटर में 2 हाउसेज होंगे, अपर हाउस होगा और लोअर हाउस हो गया. कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू 11 प्रोविंसेस. कायद-ए-आज़म डिक्लेयर्ड इट एज डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट. सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम मुंबई एंड ऑर्गेनाइज्ड इन द सेम वे एज NWFP. NWFP was made a full-fledged province with a legislative assembly and a governor. Orissa was separated from Bihar. A federal court was set up to decide disputes between the federal and provincial governments. The Indian Council was abolished, और Indian Council Act जितने भी आए थे उनको abolish कर दिया गया. अब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो नाफिजुल अमल हो गया.
इसके तहत जो है वो 1937 के जो है वो इलेक्शंस हुए और कांग्रेस रूल का जो है वो आगाज़ होता है। दीज वाज द फर्स्ट ब्रॉड बेस्ड इलेक्शंस विच टेस्टेड द रिप्रेजेंटेटिव स्टेटस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। द मुस्लिम लीग लॉस व्हेन द इलेक्शंस वर हेल्ड थो अंडर सेपरेट इलेक्टोरेट द मुस्लिम्स लीग फेस्ड ओनली मुस्लिम वोटर्स। द लीग only won 104 out of 489 Muslim seats. The Congress won 711 out of 1585 general votes. It was able to form the government in 7 out of 11 provinces. Muslims under Congress rule की बात की जाए, इस दौरान जो है वो सिंगिंग वंदे मातरम विच एक्सप्रेस्ड एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स जो है वो कंपल्सरी करार दे दिया गया। सैल्यूटिंग गांधीज पोर्ट्रेट इन बॉयज स्कूल, हिंदी रिप्लेस्ड उर्दू इन स्कूल्स इन उत्तर प्रदेश। हिंदू मुस्लिम रियॉट्स डबल्ड इन नंबर और अजान के ऊपर भी जो है वो बैन लगा दिया गया। उसके बाद जो आगाज़ होता है रिवाइवल ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लखनऊ सेशन 1937 में हुआ। दिस वाज अ ग्रैंड ओकेजन फाइनेंस्ड बाय द राजा ऑफ महमूदाबाद। द कायदे आज़म स्पोक आउट क्लियरली बाय सेइंग हिंदुस्तान इज़ फॉर द हिंदूस, हमारे लिए ये नहीं है, मुसलमानों के लिए रहने के लिए ये नहीं है। डे ऑफ डिलीवरेंस की बात करते हैं तो इन सितंबर 1929 द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट। अब वो ये कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई तो उस वक्त जो हिंदू राज नाफिज हुआ था तो इन्होंने ऑफिशियली कहा ब्रिटिशर्स को कि जनाब साहब आप जो है वो पावर्स हमें ट्रांसफ़र कर दें। ब्रिटिशर्स ने कहा कि अभी हम इंडल्ज हो गए हैं, क्या कहते हैं, इन्वॉल्व हो गए हैं वर्ल्ड वार 2 में, लिहाजा यहाँ से अगर फ्री हो जाएं तो फिर हम इसके ऊपर बैठ कर बात करेंगे। तो हिंदुओं ने कहा कि अगर आप फ़ौरन ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं करते तो हम रिज़ाइन कर देंगे। तो लिहाजा क्या हुआ, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और उस रेजिग्नेशन की बेसिस के ऊपर हमने डे ऑफ डिलीवरेंस जो है वो कायदे आज़म ने 22 दिसंबर 1939 को जो है वो सेलिब्रेट किया। नेहरू देन अप्रोच द कायदे आज़म विद कंसोलेटरी जेस्चर्स दैट इट वाज टू लेट, द लीग वाज नाउ एबल टू कंसोलिडेट इट्स पॉलिटिकल गेन्स। पाकिस्तान रेजोल्यूशन आती है 1940 में। द एनुअल सेशन होता है मुस्लिम लीग का विच abruptly changed the political horizon of India began on 22nd March 1940 at famous Minto Park ground Lahore, जो कि अब ग्रेटर इकबाल पार्क कहा जाता है। On 23rd March 1940 the famous resolution which came to known as Pakistan resolution, क्योंकि ये बेसिकली लाहौर रेजोल्यूशन थी, लेकिन लाहौर रेजोल्यूशन के बाद हमारे मौक़िफ़ को जो है वो पोर्ट्रे किया गया। जो लोकल अखबार थे, जो लोकल न्यूज़पेपर्स थे, उन्होंने जो क्या कहते हैं हेडलाइंस लगाई कि जनाब साहब ये लाहौर रेजोल्यूशन नहीं थी, ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन थी। तो लिहाजा तनकीद की उन्होंने पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करके उस वक्त, और हमने इसको वेलकम किया कि ठीक है जनाब साहब ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन थी। मूव्ड एंड पास्ड रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय द बंगाल CM मौलवी फजलुल हक नोन एज शेर बंगाल स्ट्रेंथन्ड द टू नेशन थ्योरी, जो कि स्ट्रेंथ करता है टू नेशन थ्योरी को। उसके बाद क्रिप्स मिशन है 1942 का। द क्रिप्स मिशन रीच्ड न्यू दिल्ली ऑन मार्च 23rd 1942। क्रिप्स मिशन ऑफर्ड अ नॉन सेशन क्लॉज विच अलाउड प्रोविंसेस टू रिमेन आउटसाइड द प्रपोज्ड यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा नॉन सेशन क्लॉज थी कि जनाब साहब जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो आउटसाइड रहेंगी यूनियन ऑफ इंडिया के। दिस वाज एन इनडायरेक्ट वे टू सेइंग दैट ब्रिटिशर्स रिकोगनाइज द प्रिंसिपल ऑफ पाकिस्तान। आप ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट कर दिया था द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान को। बोथ कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रिजेक्टेड बिकॉज कांग्रेस डिमांडेड इमीडिएट पावर एंड लीग वांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स। हमारा जो मौक़िफ़ है वही है सेपरेट इलेक्टोरेट का, कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट आती है 1942 में। द कांग्रेस लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 8 अगस्त 1942। कायद आज़म सेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन फैक्ट इट इज़ अ कॉन्स्पिरेसी टू एस्टेब्लिश हिंदू राज अगेन एंड टू फिनिश मुस्लिम डिमांड्स। लिहाजा कायद आज़म ने कहा कि बजाय क्विट इंडिया मूवमेंट के आप डिवाइड एंड क्विट की तरफ आएँ, कि डिवाइड करें और क्विट कर जाएँ। शिमला कॉन्फ्रेंस होती है 1945 के जो इलेक्शंस होते हैं इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, उसको डिस्कस करते हैं। 1943 में जो है प्राइम मिनिस्टर चर्चिल रिप्रेस्ड लॉर्ड लिनलिथगो एंड लॉर्ड वेवल एज वाइसराय। लॉर्ड वेवल साहब आ गए और लॉर्ड वेवल ने ट्राई किया कि इस पॉलिटिकल डेडलॉक को जो है वो ब्रेक करे इन इंडिया बाय इंस्टॉलिंग एन इंटरिम गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज। द वाइसराय एंड कमांडर इन चीफ वुड रिमेन ब्रिटिश वाइल ऑल मेंबर्स ऑफ द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल कुड बी इंडियन, के बाकी जो है वो तमाम इंडियंस होंगे, जबकि चीफ कमांडर इन चीफ और वाइसराय जो है वो ब्रिटिशर्स का होगा। द इंटरिम गवर्नमेंट वुड फंक्शन अंडर 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ऑन 14 जुलाई 1945 द शिमला कॉन्फ्रेंस बिगेन इट्स प्रोसीडिंग्स। अब इशू ये हुआ
कि जो लेबर पार्टी थी उन्होंने फेवर किया कांग्रेस को, वाइल कंजर्वेटिव पार्टी वर अवेयर ऑफ द प्रोमिसेस जो कि वेवल के थ्रू, जो वेवल प्लान के थ्रू जो है वो वादे कर चुके थे लीग के साथ। अब ये इशू आ रहा था, एटले डिसाइडेड टू सेंड आ 3 मेंबर कैबिनेट डेलीगेशन टू इंडिया टू सीक एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टीज। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे उन्होंने दोबारा एक डेलीगेशन भेजा जिसको कैबिनेट मिशन प्लान कहा जाता है, टू सीक एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टीज एंड इफ नन वाज पॉसिबली देन टू ट्रांसफ़र पावर ऑन कांग्रेस टर्म, कि अगर कोई एग्री नहीं होता टर्म्स एंड कंडीशन से, तो अगर कोई एग्री नहीं होता टर्म्स एंड कंडीशन से तो आपने क्या करना है कि पावर को ट्रांसफ़र कर देना है कांग्रेस के टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर। लॉर्ड वेवल वांटेड सेफगार्ड ऑफ मुस्लिम्स विच द कांग्रेस डिड नॉट फेवर, दे वांटेड अ यूनिटरी गवर्नमेंट विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। वेवल फेल्ट द मुस्लिम्स वुड बी बेटर प्रोटेक्टेड इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द प्लान वाइल नेहरू रिजेक्टेड एंड इन व्यू ऑफ नेहरू मूव द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग विदड्रू इट्स एक्सेप्टेंस, और उसके ऊपर जो है वो डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो अनाउंस किया गया। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन साहब आ गए इन 1947, लास्ट वाइसराय थे ब्रिटिश इंडिया के। Lord Mountbatten became Viceroy, last Viceroy, and intended to divide the country without dividing the armed forces. He wanted to be the Governor General of both countries and this undo partition. अब प्लान ये था कि पहले तो हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे, बट जो है वो आर्मी को डिवाइड नहीं करेंगे, और जो वाइसराय है वो गवर्नर जनरल का टाइटल कन्वर्ट हो जाएगा, बट गवर्नर जनरल भी जो है ब्रिटिशर्स का रहेगा। तो आगे जाके हम क्या कर देंगे, इसको अंडू कर देंगे, इस पार्टीशन को। फाइनली व्हेन कन्विंस्ड बाय द कायद आजम एंड लियाकत अली खान दैट द हिंदू ऑफिसर्स वर प्लानिंग अ कोप, के बगावत के बारे में सोच रहे हैं, विच वुड प्रिवेंट पार्टीशन, जो कि इस पार्टीशन को प्रिवेंट करेगी, माउंटबेटन एग्रीड टू डिवाइड द आर्मी। लिहाजा माउंटबेटन एग्री हो गया आर्मी के डिवाइड करने के ऊपर। जून 3 प्लान की अगर आप बात करें, उसके बाद एवेंचुअली द कांग्रेस एग्रीड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद जून 3 प्लान आता है या इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। लॉर्ड माउंटबेटन टोल्ड बाय एटली टू हैंड ओवर द पावर टू द इंडियंस बाय 1 जून 1948। वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस गेव इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द पार्टीशन प्लान ऑन May 1, 1947। द प्लान वाज इशूड ऑन June 3, 1947। इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 उसके बाद आ गया ऑन July 4, 1947 द वाइसराय अनाउंस्ड पार्टीशन प्लान ऑन रेडियो। द एक्ट ऑफ 1935 रिमेन इन फोर्स अंटिल बोथ कंट्रीज ड्राफ्ट देयर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, के जब तक अपनी आइन नहीं बना लेती दोनों कंट्रीज तब तक जो है वो 1935 का इंडियन काउंसिल एक्ट ही जो है वो नाफिजुल अमल रहेगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट अप्रूव्ड द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन 14 जुलाई 1947 बाय विच पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस as the biggest Islamic state of the world. Two sovereign states came into existence on 14 August and 15 August 1947 according to the June 3 plan. Qaid-e-Azam took oath of first Governor General of Pakistan on 15th August 1947. इसके बाद अब एक और बड़ा इशू जो क्या कहते हैं दरपेश था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हमारे सामने था, वो था डिवीजन ऑफ द बाउंड्रीज, जिसके लिए रेड क्लिफ अवार्ड जो है वो क्या कहते हैं वो डिलेड थे, वो 17 अगस्त 1947 को दिए गए। तो रेड क्लिफ अवार्ड क्या थे, इनको हम डिस्कस करते हैं कि कमेटी तश्कील दी गई कि बाउंड्रियाँ तश्कील देनी है आपने, और सरल रेड क्लिफ जो है वो उसको हेड कर रहे थे। ओनली वन स्टेप वाज लेफ्ट बिफोर द ब्रिटिश विदड्रू फ्रॉम इंडिया, द मार्किंग ऑफ बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रनिंग थ्रू बंगाल, द पंजाब एंड द सहेलत इन असम। द बाउंड्री कमीशन वाज फॉर्म्ड फॉर द 2 provinces each with the 2 Congress and 2 All India Muslim League member under a chairman. Sir Cyril Radcliffe was the chairman for both provinces. In the Punjab, Muslim majority areas of Gurdaspur, Firozpur and Zira were given to India. ये ज़्यादती की गई, हालांकि रेफरेंडम भी करवाया गया, यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे। गुरदासपुर प्रोवाइडेड इंडियन एंड ऑल वेदर एक्सेस टू कश्मीर, जिसके बाद जो है वो हमारा 1948 में जो है वो कश्मीर इशू जो है वो स्टार्ट हुआ। द कांग्रेस हैड बीन आस्किंग फॉर दिस एट लीस्ट अ ईयर बिफोर पार्टीशन, और कांग्रेस जो है वो पहले से ही कह रहे थे कि ये वाला हिस्सा जो है आपने हमें देना है। द रोल्स ऑफ बोथ रेडक्लिफ एंड माउंटबेटन वर एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल विद प्रूफ अवेलेबल दैट रेडक्लिफ हैड अल्टर्ड द अवार्ड आफ्टर कंसल्टिंग द माउंटबेटन। बेसिकली कि पाकिस्तान के साथ जो है बुग्स निकाला गया। दस पाकिस्तान लॉस द कंट्रोल ऑफ इट्स रिवर्स, क्योंकि आपके जितने भी हेड वर्क्स थे वो फिरोजपुर में थे, जिसकी वजह से आपका पानी जो है वो बंद कर दिया गया 1948 में, और उसके बाद जो है कश्मीर इशू और वाटर क्राइसिस जो है वो स्टार्ट होता है। रेड क्लिफ के जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे क्रिस्टोफर बी माउंट हैड अ प्रो इंडिया बायस। ही ट्राइड टू मिसलीड रेड क्लिफ अबाउट द जियोग्राफी ऑफ द पंजाब। इन 1992 ही कन्फेस्ड दिस बायसनेस। द रेड क्लिफ अवार्ड्स वर ग्रॉसली अनफेयर टू पाकिस्तान। लिहाजा
हमने ये देखा कि किस तरह से मुस्लिम पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो लेकर चले, हमने डिफरेंट इवेंट्स को डिस्कस किया और हर इवेंट जो है वो टू नेशन थ्योरी को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब इसके बाद जो लेक्चर है चैप्टर 3 है वो बेसिकली हमारा इनिशियल प्रॉब्लम्स के ऊपर है, और जो सबसे बड़ा इशू था कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग का कि हमारे पास आइन नहीं था और काफ़ी सारे वज़राए आज़म तब्दील हो गए, गवर्नर जनरल हमने तब्दील करके देख लिए, और 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसमें जो है मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स हमने की, उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से हम एक पूरी टाइमलाइन बनाकर हर एक क्या कहते हैं रजीम को डिस्कस करके अब जो करंट गवर्नमेंट चल रही है यहाँ तक लेके आएंगे, और उसके बाद जो है फिर हम आगे मूव करेंगे टुवर्ड द जियोग्राफी एंड लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू।